सुंदरपुर नाम के छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब आम बेचने वाला रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी टोकरी उठाकर निकल पड़ता और रात होने तक थका हारा लौटता। उसकी जिंदगी में ना आराम था, ना ही कोई सहारा। बस एक उम्मीद थी कि आज के आम बिक जाएं तो उसके घर में चूल्हा जल सके। गरीबी ने जैसे उसके सपनों को जकड़ रखा था। हर दिन संघर्ष, हर रात चिंता, लेकिन फिर भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वह जिंदगी से हार नहीं मानता था। आम ले लो आम, रसीला आम, ताजा और मीठा आम। राघव, ये आम कितने रुपए किलो है भाई? आम 100 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आम! तुम्हारे आम में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे आम बेच रहे हो? भाई साहब, ये आम अभी अभी बागान से तोड़कर लाया हूँ। बिल्कुल ताजे हैं। दिन भर की मेहनत लगी है इसमें। थोड़ा सही दाम दे दो। अब तो आम के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 30 रुपये किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 30 रुपए? ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपने आम अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। शाम तक एक ग्राहक आया था। लगा था आज घर में चूल्हा जल जाएगा, पर वो भी बिना खरीदे चला गया। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, घर कैसे चलाऊं। अरे राघव, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर राघव उन्हें सब कुछ बता देता है। राघव की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके आम तो सच में बहुत ही अच्छे हैं, ताजे और मीठे भी लग रहे हैं। और वो आदमी कितना बेवकूफ था जो ऐसे ही चला गया। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ। बेचारा सुबह से खड़ा है, लगता है आज एक भी आम नहीं बिका। अगर मैं अभी इसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं तो ये अपने आम सस्ते में ही दे देगा। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा करता हूं, कम पैसों में ही इसके सारे आम खरीद लेता हूं। फायदा ही फायदा होगा। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो राघव, तुम मुझे यह आम 50 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूं। ऐसा कहकर राघव मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी तो चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ लोग, इनसे बस 2 मीठे बोल क्या बोल दो। ये लोग तो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। थोड़ी सी हमदर्दी दिखाओ और ये अपनी मेहनत तक सस्ते में बेच देते हैं। अपनी मजबूरी खुद ही सामने रख देते हैं। यही तो सबसे बड़ा फायदा है इन गरीबों का। दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। और मैं बस इसी बात का फायदा उठाता हूं, मीठे शब्दों में फंसाकर इनसे उनका सब कुछ सस्ते में ले लेता हूं। फिर मुखिया जी आम लेकर वहां से चले जाते हैं और राघव भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ कविता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी से जाइए ना,
वैद्य जी को बुला लाइए। कविता, तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर राघव वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी राघव अपने पिताजी को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। राघव वैद्य जी को सारी बात बता देता है और उन्हें अपने घर ले आता है। राघव, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक खास दवा से ही ठीक हो पाएंगे, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वह आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी पिताजी को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी आम खरीद ली थे। यह पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे पिताजी की दवाइयों पर लग गए। हाँ कविता, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राघव के पिताजी ठीक हो जाते हैं। उधर राघव की आम की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वह रोजाना केवल 50 रुपए या 40 रुपए ही कमा पाता था। फिर एक दिन कविता बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो कविता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान मेरी सुन ले और मेरे सारे आम बिक जाए। ठीक है कविता, मैं आम बेचने चलता हूँ। इतना कहकर राघव अपनी आम की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आम ले लो आम, रसीला आम, ताजा और मीठा आम। आम ले लो आम, रसीला आम, ताजा और मीठा आम। आम ले लो आम, रसीला आम, ताजा और मीठा आम। इस तरह राघव पूरे गांव में आम बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आम नहीं बिकता। तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आम नहीं बिका। अब तो यह है क्या, आम भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? राघव यह सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक सिद्ध साधु महाराज गुजरते हैं। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। क्या आपको कुछ चाहिए साधु महाराज? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह आम दे सकते हो? महाराज की यह बात सुनकर राघव अपने मन में सोचने लगा। हाँ, यह आम तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी यह खराब हो जाएंगे। यह इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सोचकर राघव बोलता है, जी साधु महाराज, आप यह आम ले जाइए। राघव की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से थोड़े से आम उठा लेते हैं। या क्या साधु महाराज, आप इतने कम आम क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे आम ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे आम ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा आम तोड़कर बेच दूंगा।
आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु महाराज, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज राघव को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु महाराज, आपने आम तो ले लिए, लेकिन क्या आप शिष्यों को केवल खाने में आम ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं केवल फलों की तलाश में निकला था। साधु महाराज, यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरे आम आपके काम आ जाएंगे। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। पुत्र, रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, इसका नाम हीरा है। आज से यह मिट्ठू तोता तुम्हारा हुआ। मिट्ठू, पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, यह तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आम की टोकरी दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक मिट्ठू भी नहीं दे सकता? साधु महाराज, मैं इस मिट्ठू का क्या करूंगा? यह कोई साधारण मिट्ठू नहीं है पुत्र, यह एक जादुई तोता है, तुम्हारे भाग्य की चाबी। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, लेकिन जिस दिन इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, उसी दिन सब कुछ तुमसे छिन भी सकता है। इसलिए याद रखना, इसका रहस्य सिर्फ तुम्हारे दिल में ही दफन रहना चाहिए। फिर हीरा मिट्ठू को लेकर राघव अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में हीरा मिट्ठू बोलता है, राघव, साधु महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। यह बात किसी को पता नहीं लगने देना कि मैं एक जादुई मिट्ठू हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर राघव हीरा मिट्ठू को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस मिट्ठू को कहाँ से लेकर आए हो? कविता, ये मिट्ठू आज से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस तोते को घर क्यों लेकर आए हो जी? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस जीव को ले आए। कैसी बात कर रही हो कविता? भला यह छोटा सा मिट्ठू कितना खा लेगा? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। राघव और कविता बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे राघव, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे रमेश भाई, आप यहाँ? हाँ राघव, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं राघव, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी यह खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा है कि किसी का पेट ही भर जाए। रमेश यह कहकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो कविता, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, यह पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वे सब मिलकर खाना खाते हैं। कविता, मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूँ। तो क्या इस हीरा मिट्ठू को भी साथ ले जाएंगे? नहीं, क्यों? क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। राघव कविता की बात सुनकर आम बेचने चला जाता है। आम ले लो, आम ताजा और मीठा आम। राघव, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई, आम 100 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो आम दे दे। वह आदमी बिना पैसे कम कराए राघव के सारे आम खरीद कर चला जाता है और देखते ही देखते राघव के सारे आम बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे आम अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और कविता के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर राघव सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन राघव की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर किशन नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो राघव भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया किशन भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए राघव। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन यह पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। किशन राघव के पैसे वापस करता है और वह वहां से चला जाता है। अजी, सुनते हो? ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से यह हीरा मिट्ठू हमारे घर आया है, तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। कविता, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ राघव की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस राघव के सारे आम चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारे एक भी फल नहीं बिकते। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस राघव की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वह खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वे दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो राघव है, वह दूसरों के बागान से आम चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं राघव को इसकी सजा जरूर दूंगा। वे दोनों आदमी मुखिया जी को राघव के खिलाफ भड़काकर वहां से चले जाते हैं। मैंने तो राघव को बहुत ही सीधा समझा था, मगर यह तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं राघव के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप राघव के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए, आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। कविता की कसम देने पर राघव सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की यह सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। ओ, तो इसका मतलब यह है कि इस मिट्ठू के हाथ में ही राघव के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस मिट्ठू को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ राघव के यहाँ पहुंच जाते हैं। राघव, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? राघव, एक तो तुम दूसरों के बागानों से आम चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें मुझे 15,000 रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। मुखिया जी,
मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 15,000 रुपए नहीं हैं, तो मैं तुम्हारा यह मिट्ठू अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुखिया जी, यह मेरा मिट्ठू है। आप मेरे मिट्ठू को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। राघव को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इससे, ये हमारे बागानों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, यह निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी राघव को छोड़ देते हैं और मिट्ठू लेकर चले जाते हैं। वे मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इस मिट्ठू से अपने भाग्य को बदल लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरा मिट्ठू के चले जाने से राघव की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो पहले की तरह आम बिकना भी बंद हो गया है। ईश्वर पर भरोसा रखो कविता, वे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उधर मुखिया के घर। सुनो मिट्ठू, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक राघव है और वह मेरा दोस्त है। मुखिया जी मिट्ठू से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे मुखिया जी। हाँ सुरेश भाई, कहिए। असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। परंतु मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ ही दिनों में उन जमीनों को दुगनी कीमत में देते हैं। अरे वाह, ये मिट्ठू तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छिपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया जी से कमरे की खिड़की का दरवाजा खुला रह जाता है और मिट्ठू मौका पाते ही वहां से उड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद मुखिया जी आते हैं तो कमरे को खाली देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या हो गया? वह मिट्ठू कहाँ चला गया? अभी मुखिया जी उस मिट्ठू को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने राघव का मिट्ठू छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ, अजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ कविता, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर राघव जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव पुत्र। साधु महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे महाराज? देखो सामने। वहाँ हीरा मिट्ठू बैठा होता है। हीरा, तुम यहाँ? तुम्हें तो मुखिया ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसकी कैद से भाग आया। हीरा मिट्ठू राघव को सारी बात बता देता है। राघव, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस जादुई मिट्ठू के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना, वरना सभी इसके पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में कविता को इसके बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। यह मिट्ठू मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि
कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हीरा मिट्ठू को पाकर राघव का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वह दिन प्रतिदिन संपन्न और खुशहाल होता जाता।